हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट करेंगे। वैसे मैंने आपको सारी इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस करा दिए हैं। हालांकि जो लास्ट में हमारी जो टेस्ट योर नॉलेज होती है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है। वो इंडिया को छोड़कर जाते हैं 22 सितंबर 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इन जर्मनी। आपको मिस्टर राम का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। इसका मतलब है प्रीवियस ईयर 2021। समझते हैं, जिस साल की इनकम निकालनी है उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जिस साल में फाइनल टैक्स पे होगा और रिटर्न भरी जाएगी उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर 2021 का मतलब है कि इस साल की इनकम निकाली जा रही है, और असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब है कि इसी साल की जो इनकम है उस पर फाइनल टैक्स यहाँ पर पे होगा, रिटर्न यहाँ पर भरी जाएगी। तो अगर मैं असेसमेंट ईयर बोलूंगा तो मुझे पता है मैं कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं प्रीवियस ईयर बोलूंगा तो मुझे पता है मैं कौन से असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं और अगर ये 4 नंबर का आता है तो आपको जो है इसके प्रोविजंस भी लिखकर आने चाहिए। जैसे कि एक इंसान रेजिडेंट होता है यदि वो कम से कम 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे, या फिर कम से कम 60 डेज रहे, और पिछले 4 सालों में इमीडिएटली प्रिसीडिंग पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा रहे। यहाँ पर देखा जाएगा कि वो 22 सितंबर को जा रहा है, तो यानी कि अप्रैल में 30 डेज रहा, मई में रहा, जून में रहा, जुलाई में रहा, अगस्त में रहा, और सितंबर के 22 डेज जिस दिन गया उस दिन भी कुछ समय यहाँ पर रहा, जिसको पूरा दिन काउंट करते हैं। इंडिया में 1 घंटा भी रह लिया किसी दिन, उस दिन को पूरा काउंट करेंगे। तो ये आपका टोटल कितना स्टे रहा वो कैलकुलेट हो गया 175 डेज। एक चीज़ और भी है, इसकी एक एक्सेप्शन है, और वहाँ पर लिखा है कि अगर कोई इंसान जो इंडिया का सिटीजन है और इंडिया छोड़कर जा रहा है बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस केस में हम सिर्फ पहली कंडीशन चेक करेंगे। तो आपने पहले समझाया कि ये कंडीशन होती है, फिर आपने समझाया कि भैया कुछ केस में सिर्फ पहली कंडीशन चेक होती है। इस केस में सिर्फ पहली कंडीशन चेक होगी, और क्योंकि ये 182 डेज यहाँ नहीं रहा तो इसीलिए ये रेजिडेंट ही नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर दे आर नॉन रेजिडेंट रिजाइडिंग इन यूएस सिंस 1990। इंडिया आते हैं 1 अप्रैल 19 को परमानेंट सेटलमेंट के लिए। इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है 21-22 असेसमेंट ईयर, यानी कि 2021 प्रीवियस ईयर। अब देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आप पहले ही जो है सारी कंडीशंस लिख सकते हैं। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए ये देखिए यहाँ पर एक कैच है, निकालना कब का है 2021 का। इंडिया में कब आए 1 अप्रैल 19 यानी 1920 को, तो 1920 पूरा इंडिया में रहे। 1920 के बाद 2021 भी इंडिया में रहे, परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ गए। तो क्योंकि पूरा साल ही करंट ईयर में इंडिया में रहे हैं, यानी कि 182 डेज से ही ज़्यादा रह लिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो रेजिडेंट हो गए। द आंसर इज यस। ये सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1 में बात लिखी है। बेसिक कंडीशन, अगर इनकी बेसिक कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई हो जाती है तो हम एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं, और एडिशनल कंडीशन ये कहती है कि पिछले 7 सालों में 730 डेज इंडिया में रहने चाहिए, जो कि इनके पूरे नहीं हो रहे हैं। इसीलिए ये रेजिडेंट तो हैं बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर रमेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स एंड दे अर्न द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। मिस्टर रमेश सेटल्ड इन कनाडा इन द ईयर 1996 एंड मिस्टर सुरेश सेटल्ड इन दिल्ली। अच्छा, आपको इन दोनों की इनकम निकालनी है। दोबारा से बढ़ते हैं। रमेश सुरेश दोनों भाई हैं, इनकम अर्न करते हैं 2021 ईयर में। रमन जो है वो कनाडा चले गए। धोखेबाज नहीं कहेंगे, चलो ये तो अपना ही भाई है, बट वैसे देश छोड़कर चले गए हैं। और कब गए थे? 1996 में गए थे। सुरेश तो अपना भैया दिल्ली में ही रह रहा है अपनी तरह। चलिए भैया, इन दोनों की इनकम निकालते हैं। ये हो गया नॉन रेजिडेंट और ये हो गया रेजिडेंट। क्यों? ये हमेशा बाहर रहता है, ये हमेशा दिल्ली में रहता है। ये रेजिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है क्योंकि हमेशा दिल्ली में रहता है। तो नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो ROR निकल कर आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स ओनली 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। इंटरेस्ट है, दोनों को अलग अलग इंटरेस्ट है क्योंकि दोनों ने अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट करी होगी। इन दोनों में लिखा हुआ है 50% इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव हुआ है और बाकी 50% कनाडा में रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब जो मिस्टर रमेश हैं उनके लिए जो सिर्फ इंडिया में रिसीव हुआ है वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि इनकम रिसीव्ड हो या इनकम एक्रूड हो, इंडिया में एक भी चीज़ हो गई उसे हम इंडियन इनकम बोलते हैं। और इंडियन इनकम दोनों के लिए टैक्सेबल होती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, एंड
RNOR सबके लिए टैक्सेबल होती है। तो इनके लिए जो है 17,500 रुपये टैक्सेबल होंगे। सुरेश के लिए जो कनाडा में रिसीव हुई वो भी, और जो इंडिया में रिसीव हुई वो भी, इनके लिए तो पूरी पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो 40,000 इनके लिए टैक्सेबल होंगे। इन्हें डिविडेंड मिलता है, कंपनी ब्रिटिश में है, लंदन में रिसीव होता है। नॉन रेजिडेंट के लिए बाहर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, पर सुरेश के लिए होगी, इनके लिए नहीं होगी। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन। बिजनेस का है नागपुर में, इनकम एक्रू कहाँ हो रही है, नागपुर में, मतलब कि इंडिया में। इंडिया में एक्रू होगी, दोनों के लिए टैक्सेबल होगा क्योंकि वो इंडियन इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। कंपनी कहाँ की, इंडिया की, एक्रू कहाँ हो रहा है, इंडिया में, रिसीव भी इंडिया में हो रहा है। इंडियन इनकम तो वैसे भी ये है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इंडियन इनकम होती है, ये दोनों के लिए टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई में बिजनेस है, इनकम आ रही है, इंडियन इनकम, दोनों के लिए टैक्सेबल होगी। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा। रेंडर कहाँ किया गया है, इंडिया में। इनकम डीम टू एक्रू कहाँ है, इंडिया में। रिसीव कहाँ है, कनाडा में। इंडिया में डीम टू एक्रू है, इंडियन इनकम है, दोनों के लिए टैक्सेबल होगी। इसकी कुछ है नहीं तो नहीं टैक्सेबल है, इसकी 1 लाख है तो इसके लिए टैक्सेबल है। यूको बैंक में जो है सेविंग करी है, इंटरेस्ट मिला है, इंडिया का बैंक है, दोनों के लिए टैक्सेबल होगा। हालांकि सेक्शन 80 जो हम डिडक्शंस में करेंगे उसमें जो है 10,000 तक का इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, वो हम माइनस कर देंगे, ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर देंगे। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। तो भैया आंध्र प्रदेश में अगर एग्रीकल्चर इनकम करोगे तो वो एग्जेम्प्ट होती है, दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, भले ये इंडियन इनकम क्यों ना हो, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट इनकम है। 9th पॉइंट इज रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन भोपाल। भोपाल में रेंट रिसीव हुआ है, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना अलाउ है। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कैसे निकलती है वो इनकम। क्योंकि ये भोपाल में है इसलिए दोनों के लिए टैक्सेबल होगी, बिकॉज इट्स एन इंडियन इनकम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, सेक्शन 80C की डिडक्शन मिल जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम से, और यही जो है यहाँ निकाला हुआ है, ये देखिए 80AA की डिडक्शन मिली हुई है। 7,000 ऐड करें, मैक्सिमम 7,000 माइनस होंगे। 12,000 इंटरेस्ट के मिले सेविंग बैंक पे, मैक्सिमम 10,000 माइनस होंगे। कहाँ पढ़ेंगे, डिडक्शन के चैप्टर में। आइडिया यहाँ भी लग गया। 80C की डिडक्शन पहले भी करवाई हुई है आपको, 1.5 लाख तक की होती है। लाइफ इंश्योरेंस में पैसा डाला, माइनस कर दिया है। डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, डिडक्शन के चैप्टर में। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। जहाँ तक बात रेंट की है, 1 लाख रुपये रेंट मिला है, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 70,000 आएगा। और यहाँ पर मिला है 60,000, 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद 42,000 आएगा। तो ये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। ब्रिटिश कंपनी से डिविडेंड मिला, यहाँ टैक्सेबल बिजनेस नागपुर में है। इसके बाद आप जो है नोट्स भी लिख कर आ सकते हैं अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है तो, और नोट्स में आप सेक्शन का रेफरेंस देकर उसको डिटेल में बताकर आएंगे कि आप इसको इनकम या इंडियन इनकम क्यों मान रहे हैं और आप इसके लिए क्यों टैक्सेबल कर रहे हैं, वो डिटेल में आप लिख कर आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। यहाँ मानते हैं अगर ये मान लो 8 नंबर का आता है तो सिर्फ आप ये प्लस माइनस लिख कर आएंगे, इससे आपको मिल जाएंगे 4 नहीं तो 5 नंबर मिल जाएंगे आराम से। हालांकि अगर आप कुछ नोट्स में लिख देंगे बातें कि भैया हम किसको ग्लोबल इनकम या इंडियन इनकम बोलते हैं, किसको फॉरेन इनकम बोलते हैं, वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिख कर आएंगे, रीजनिंग देकर आएंगे, तब आपको जो है 8 में से 8 नंबर मिलेंगे। और ये मैं आपका होमवर्क देता हूँ। जी हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको पढ़ना है। क्यों, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हर क्वेश्चन में दोबारा सेम चीज़ नहीं करेंगे, ये आपको पढ़कर आना है। इसीलिए मैंने बनाया क्या, पहले क्लास, फिर उसके नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, फिर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर खुद से करोगे। ये होने के बाद पास्ट ईयर करना है आपको। टैक्सेशन में एग्जेम्पशन पक्की, 80+ पक्के, डिपेंडिंग ऑन आप कितने मेहनती हैं। क्लास सुनी, नोट्स देखे, नोट्स बनाए, रिवाइज किया, नेक्स्ट क्लास देखी, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन मैंने कराया, अच्छे से डिस्कस करा रिवीजन के बाद, और फिर खुद से ट्राई किया। एग्जाम से पहले पास्ट ईयर ट्राई करें, ये काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए भैया आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट। करेक्टनेस बतानी है। इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस is to be taxed irrespective of territorial nexus. The answer is definitely स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको सेक्शन 9 में बताया था, इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया में बताया था
कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस, टेक्निकल सर्विस जो होती है उसकी फीस वो इंडिया में एक्रू हुई है माना जाएगा। क्यों? अगर इंडिया में यूज़ हुई है, अल्टीमेटली इंडिया में यूज़ हुई है तो माना जाएगा इंडिया में एक्रू हुई है और सभी के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में खुद सर्विस रेंडर करी हो या ना करी हो। डीम टू एक्रू अराइज का मतलब ही क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। दोबारा से लिखिए, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन विथ रीजंस whether the following transactions attract income tax in India in the hands of the recipient। चलिए इसको जरा डिस्कस करते हैं। पहला है सैलरी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन, सिटीजन ऑफ इंडिया, 7 लाख रुपीज फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। भले ही आपने सर्विस इंडिया के बाहर रेंडर करी हो, बट अगर आपको सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको डीम टू एक्रू एज इन इंडिया बोलते हैं, जो सेक्शन नंबर 9(1) में लिखा है। क्लॉज नंबर याद हो तो अच्छी बात है, क्लॉज है इसका 3, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, इसलिए टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया एट मुंबई। अगर नॉन रेजिडेंट ने बाहर से बोरो करा और उसको इंडिया में बिजनेस में लगाया है तो उसको डीम टू एक्रू एज इन इंडिया मानते हैं। सेक्शन 9(1) क्लॉज सब क्लॉज याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, डीम टू एक्रू एज इन इंडिया मानी जाएगी। और जो वो मनी लगाई है इंडिया में, उससे जो इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा नॉन रेजिडेंट, उसे डीम टू एक्रू एज इन इंडिया माना जाएगा, जिस व्यक्ति को ये इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 19,000 मिलता है रेजिडेंट असेसी को, तो भैया इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? 19,000 का, 19,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये है सेविंग बैंक पर। आपको नहीं पता कि सेक्शन नंबर 10 जो एग्जेम्पशन का सेक्शन होता है, उसका सब सेक्शन 15 या क्लॉज 15 में लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल के केस में 3,500 और जॉइंट होल्डर के केस में 7,000 के करीब ऐसा कर जो है एग्जेम्पशन दी जाती है। समझ रहे हैं आप? एग्जेम्पशन दी जाती है पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट पे, और कहीं पे नहीं मिलती है सर। बैंक का सेविंग होता है उस पर नहीं मिलती है, पोस्ट ऑफिस में होता है, अकाउंट खुलवाते हो उसके इंटरेस्ट पर, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे, क्योंकि आजकल पोस्ट ऑफिस भी बैंक बन चुके हैं, उसके सेविंग के इंटरेस्ट पे इंडिविजुअल को 3,500, जॉइंट होल्डर को 7,000, अगर दोनों ने मिलकर एक अकाउंट खुलाया है तो उस पर 7,000 रुपये तक का एग्जेम्पशन है। आपको यहाँ पर कितना मिला पैसा? मिला आपको कितना? देखो यहाँ पे आपको मिला 19,000, तो 19,000 में से 3,500 तो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है, जो आपको पहले नहीं पता था, मैं अभी बता रहा हूँ, और बाद में एग्जेम्पशन का चैप्टर करेंगे तब भी कराऊंगा। और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट सेक्शन 80TTA में, 80TTA में 10,000 माइनस होगा, तो टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल तो 19,000 माइनस 3,500 कितना निकल कर आया? 15,500, 15,500 निकल कर आया शायद, यही टैक्सेबल होगा आपका, ये नहीं होगा। 15,500 टैक्सेबल होगा, बट बाद में ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर सकते हो 10,000। अगर सेविंग का इंटरेस्ट है किसी भी बैंक का, मैक्सिमम 10,000 माइनस हो सकता है, तो वो माइनस कर लोगे तो अल्टीमेटली कितना टैक्सेबल होगा? 5,500, बट ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करने के बाद पहले तो ज़्यादा होगा। रॉयल्टी पे कौन कर रहा है? रेजिडेंट, तो माना जाएगा रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी रेजिडेंट पे कर रहा है तो माना जाएगा कि रेजिडेंट ने जो पे करी है वो एक इंडियन इनकम है, ऐसा माना जाएगा। रॉयल्टी पेड बाय अ रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। अगर रेजिडेंट रॉयल्टी पे कर रहा है तो माना जाएगा उसने इंडिया में ही उसका इस्तेमाल किया होगा, जिस भी चीज़ के लिए वो रॉयल्टी दे रहा है, तो उसे हम इनकम डीम टू एक्रू एज इंडिया मानते हैं। बट अगर लिख रखा है कि वो उसने इंडिया के बाहर यूज़ करी है चीज़ें, तो उसे हम इनकम डीम टू एक्रू एज इंडिया नहीं मानते हैं और वो टैक्सेबल नहीं होगी। समझे? लीगल चार्जेस है 5 लाख रुपीज पेड इन दिल्ली टू अ लॉयर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट अ केस एट दिल्ली हाई कोर्ट। 5 लाख रुपए का लीगल चार्जेस कहाँ पे कर रहे हो? दिल्ली में पे करो। लॉयर कहाँ का? कहीं का भी हो, केस कहाँ लड़ने आया? दिल्ली में आया, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इनकम डीम टू एक्रू एज इंडिया होगी और टैक्सेबल भी होगी। 5 लाख रुपए टैक्सेबल भी होंगे। और इसी के साथ आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। कैसा लगा मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करके बताइएगा, और अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके या फिर बुक को ऑर्डर करके सभी क्वेश्चंस बिना देखे दोबारा से पढ़िएगा। बुक पढ़ने की ज़रूरत है? आंसर इज़ नो, बुक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत है।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और इसका मैं जो MCQ टेस्ट सीरीज़ है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा वेबसाइट पे और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। जो भी रिजल्ट है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।